Recording in progress. आगे देखिए। अच्छा, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स अपन लोगों ने कवर कर लिए थे? रिलेटेड। चलो थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड डिटरमिनेंट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे वो लोग चाहते तो सिर्फ इनकम ऑफ कंज्यूमर भी लिख सकते, बट यहाँ पे उन लोगों ने डिस्पोजेबल इनकम लिखा। डिस्पोजेबल इनकम यानी कोई भी ऐसी इनकम जिसको कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर में यूज करता है, इवन सेविंग्स में भी यूज करता है। मतलब सर वो अमाउंट ऑफ मनी जो किसी कंज्यूमर के पास, जो किसी पर्सन के पास आ गया है, जिसपे उसको टैक्स भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं भरना, सिर्फ जो भी उसके डेली लाइफ के खर्चे हैं, जो भी उसको खरीदना है, जो भी उसको सेविंग करनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो सभी खर्च, वो सारे खर्चे के लिए जो इनकम उसने बचा के रखी है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। मतलब आपकी अगर कोई पर्सनल इनकम हुई है तो उसमें से आप टैक्सेस को हटा दो तो वो डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। लेकिन हाँ, ये अपना मैटर है नहीं, बस एक समझाने के लिए मैंने बता दिया। चैप्टर है डिमांड, क्या है चैप्टर नंबर कुछ है? चैप्टर 2 है और यूनिट फर्स्ट है ना। यूनिट 1 है और चैप्टर नंबर 2 है। देखो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें। चलो, सो वी आर डिस्कसिंग थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड जो था डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। सर डिस्पोजेबल इनकम यानी कोई भी ऐसा पैसा जो कंज्यूमर की जेब में है जिससे अब उसको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना, टैक्स और ड्यूटीज चार्जेस पे नहीं करना। मतलब वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, सेव कर सकता है या फिर खर्च कर सकता है। क्लियर? तीन चीजें ही होती हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग और कंजम्पशन। तीनों चीजें वो उन गुड्स के साथ, उस पैसों के साथ कर सकते हैं। ये हो गई डिस्पोजेबल इनकम। अब आ जाते हैं डिमांड क्या कहती है। क्या है? एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है, या फिर सैलरी लिख लेता हूं मैं, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000, 25,000। जब उसकी सैलरी 25,000 थी तब वो हर महीने क्लोथ्स खरीदता था, हर महीने कपड़ों की शॉपिंग करता था। सर क्लोथ्स का प्राइस अप्रॉक्स 1,000 रुपए बैठता था और वो हर मंथ क्लोथ्स की डिमांड 50 यूनिट्स करता है, हर महीने 50। ठीक है, बहुत शौकीन था शॉपिंग। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, उसका इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, सैलरी पहुंच गई 35,000। सर क्लोथ्स का प्राइस आज भी 1,000 ही, क्लोथ्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी क्लोथ्स की डिमांड 50 से 70 हो। क्यों? क्योंकि सर जिस पर्सन की इनकम, सैलरी पहले 25,000 रुपीज थी, अब उसकी सैलरी 35,000 रुपीज हो गई है। तो अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आने लगता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, खर्च ज्यादा करने लगते हैं। तो बोलते हैं ना, जितना आ रहा है उतना ही कम पड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी सैलरी बढ़ती है या हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गुड्स की डिमांड बढ़ाते जाते हैं। फिर क्यों बढ़ाते हैं सर? पहले हम लोग सोच समझ के खर्च करते थे कि इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, लेकिन सर क्लोथ्स हमें बहुत पसंद है तो हम इसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम, सैलरी या मेरे पास जो पैसा आता था वो बढ़ गया है। इसलिए इनकम किसी भी जगह से आ सकती है, किसी भी सोर्स से आ सकती है। अगर आप एम्प्लॉय होगे तो सैलरी आएगी, अगर आप कोई इन्वेस्टर होगे तो प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, अगर आप बिजनेसमैन होगे तो प्रॉफिट कमाओगे, है ना। और अगर आप चीजों को रेंट पे देते हो, रॉयल्टी पे देते हो तो रॉयल्टी और रेंट रिसीव होता है। क्लियर? तो ये सब किसका पार्ट है? इनकम का पार्ट है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे।
और जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे हम गुड्स की डिमांड कम भी कर देंगे। लेकिन सर ये जो रूल्स हैं ये नॉर्मल गुड्स के साथ ही एप्लीकेबल होते हैं, आपके नेसेसिटी गुड्स के साथ एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि आपकी इनकम कितनी भी हो, दवाई तो खरीदोगे ना, नमक तो खरीदोगे, कितना खरीदोगे, जितना पहले उतना अभी भी। सर मेरी इनकम 25,000 से 35,000 हो गई, मैंने मेडिसिन ज्यादा खरीदनी स्टार्ट कर दी, क्या करूंगा ज्यादा खरीद के, उतनी ही खरीदूंगा ना जितनी जरूरत है ना। नमक ज्यादा खरीद लिया, इनकम ज्यादा हो गई, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों सर, ये नेसेसिटी वाले गुड्स हैं, ये मुझे डेली लाइफ के लिए चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसका कंजम्पशन नहीं बढ़ा। कंजम्पशन किस गुड्स का बढ़ता है, नॉर्मल गुड्स का। क्लोथ्स हो गए, सोफा हो गया, है ना, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी ऐसी चीजें जो मेरी लाइफ को थोड़ा इजी बनाती हैं, तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा अगर मेरी सैलरी नहीं, इनकम, सैलरी तो सर वैसे ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आया हुआ क्लियर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो। देखो हर चीज का मैं ग्राफ इसलिए बनवा रहा हूं, तो मैं एक एक भी ग्राफ बनाने को तो आ ही नहीं सकता, बट ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सर रिलेशनशिप पूछ सकते। जैसे एक्स एक्सिस पे तो हमेशा डिमांड आती है, अभी अपन लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं, डिमांड ग्राफ बना रहे हैं, है ना, सिर्फ डिमांड ग्राफ बना रहे हैं। और यहाँ पे आएगा प्राइस। सर प्राइस पहले भी 1000 था, आज भी 1000 है, तो प्राइस की एक स्ट्रेट लाइन चलेगी। क्वांटिटी डिमांडेड पहले था सर 50 यूनिट्स, राइट नाउ 70, तो ग्राफ कुछ ऐसे बने। अब आपसे अगर इस ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, वो पूछेंगे कि आपकी डिमांड 50 रुपए से उठ के 70 रुपीज पे पहुंच गई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आपका डिमांड कर्व 50 यूनिट से 70 पे पहुंच गया, या फिर आपका डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट है ना, सब लोगों का लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड है ना, देखो लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ चला गया। क्यों चला गया, व्हाट इज द रीजन सर, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। सर इनकम के बढ़ने की वजह से मैं किसी भी गुड्स की डिमांड बढ़ा देता हूं, इसलिए मेरा डिमांड कर्व सिर्फ कौन सा कर्व, डिमांड कर्व, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अपन एक और कर्व बनाते हैं इसी का, जिसको क्या बोलेंगे, ये तो कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। अब बनाओ इनकम डिमांड कर्व। ठीक है, अब इनकम डिमांड कर्व देखो, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, डिमांड आती है, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा इस बार, इनकम, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम डिमांड कर्व। अगर सिर्फ डिमांड कर्व बनाते तो हम लोग क्या लिखते, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे डिमांड। एक 3-4 बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल श्योर हो जाओगे। अब देखो इनकम, पहले इनकम कितनी सर 25,000, यहाँ पे लिख दी मैंने 25,000, फिर कितनी हो गई 35,000, डिमांड 50 और 70। सर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप, तो ये जा रही है लाइन। तो आप देखिए, अगर कोई पूछेगा कि सर इनकम और डिमांड की कैसी रिलेशनशिप है, इनकम की और डिमांड की रिलेशनशिप कैसी है, संबंध कैसे, तो सर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस की बात नहीं कर रहा, याद रखना, इनकम की और डिमांड की रिलेशनशिप पूछ रहा हूं। जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो दिस इज नॉट अपोजिट रिलेशनशिप, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। सर जैसा बिहेवियर इनकम का हो रहा है ना, सेम बिहेवियर डिमांड का हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड का अपोजिट रिलेशनशिप, अपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड की होती है ना। तो अपन लॉ ऑफ डिमांड नहीं, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इनकम डिमांड, क्लियर। तो इनकम डिमांड में रिलेशनशिप कैसी होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप।
डायरेक्ट रिलेशन यानी सर जैसा इनकम का बिहेवियर वैसा ही डिमांड का बिहेवियर। अगर इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशन। जैसा बिहेवियर सामने वाले का है वैसा ही बिहेवियर मेरा भी है। मुझे देखने तो दो, कुछ दिखाना एक बार क्या है। नो सर, प्राइस भी बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है ना। अपन कर लेंगे क्लियर स्नेहा, ठीक है, टेंशन मत लो तुम। इसको बंद कर दें वापस, अपन क्लियर कर लेंगे। बाकी अभी जो पढ़ा रहा हूँ उससे फोकस कर। चलो ये क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? अब नेक्स्ट टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। देखो दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, सबको बार बार पढ़ने को मिलेगा तो इंसान के दिमाग में रट जाए कि सर इनकम प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, दैट्स इट। कैसे रिलेशनशिप? अपोजिट या फिर इनवर्स, ठीक है। दूसरा है अपना कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। इसकी थोड़ी सी कोशिश करना क्या प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये तो अपन, जैसे मैं बोलूं कि भाई सब्स्टिट्यूट का वो बनाओ ग्राफ, तो हम बना लेंगे। लेकिन अगर ये बोलूं कि एक्स एक्सिस पे टी रखो और वाई एक्सिस पे कॉफी रखो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि एक्स एक्सिस पे किसकी डिमांड लोगे और वाई एक्सिस पे किसका प्राइस लोगे। क्लियर? तो जब वो तो मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा इलास्टिसिटी के टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बस ये है, तुम्हें कभी ये लोग ग्राफ बनाने को कभी नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन है। लेकिन तुमसे रिलेशनशिप पूछी जाएंगी या इफेक्ट पूछा जाएगा कि सर ये बताओ डिमांड लेफ्ट टू राइट क्यों आई, तो इनकम बढ़ी क्यों? नहीं, इनकम बढ़ी तो ये नहीं पूछेंगे, सॉरी, डिमांड क्यों बढ़ी ये पूछेंगे। तो सर इनकम के बढ़ने की वजह से। क्लियर? किस डिमांड कहां से उठ के कहां आई, तो सर लेफ्ट से राइट में उठ के आई, या राइट से लेफ्ट क्यों गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ग्राफ की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। चल, और ये बात याद रखना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? इनकम और डिमांड का। डिमांड का नहीं होता, इनकम और डिमांड का। जैसे मैं बात करूं सर प्राइस और डिमांड का, तो अपोजिट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखोगे कैसा रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम होती है, एक का प्राइस कम होता है दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है, अपोजिट रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कम हो जाएगी, एक की इनकम का और एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक की प्राइस कम हुई दूसरे की बढ़ गई ना। डायरेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री मैनेजमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री में एक गुड्स की प्राइस, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्ट होता है, एक गुड्स की प्राइस कम होती है दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? डिपेंडेंट रहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। अगर भाई चाय में शक्कर नहीं डालोगे तो चाय किस काम की? एक नॉर्मल पर्सन की बता रहा हूँ ना, डायबिटीज के पेशेंट को साइड लाइन रख देना, है ना। इसके अलावा भाई एक शूज नहीं पहनोगे और एक पहन के जाओगे तो ये भी अलग है, तो दोनों ही खरीदने पड़ेंगे। कार और पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार नहीं खरीदेंगे और प्राइस कम होगा तो खरीदेंगे। समझ लेंगे उसको। मैंने रिलेशनशिप नहीं पढ़ाई थी उसकी, मैं तो बता नहीं बता रही, रुको पढ़ लो यार, रिलेशनशिप की तो आएगी, ये सब थोड़ी आएगा। देखो एक ग्राफ बना लो, टी और कॉफी का ग्राफ बनवा रहा हूं, एक ग्राफ वो बना लो, यही वाला क्वेश्चन का है ना। देखो एक चीज तुम लोगों को बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है टी और कॉफी वाला, तो यहाँ पे सर चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे कॉफी में, तो कॉफी में फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड।
आपको चाय या कॉफी में से एक की प्राइस लेनी है और एक की डिमांड लेनी है। अब क्वेश्चन ये आता है सर डिमांड किसकी लें और प्राइस किसकी लें। तो देखो चाय की प्राइस में कोई चेंज है नहीं, तो चाय की प्राइस लेने का कोई मतलब नहीं, तो हम प्राइस किसकी लेंगे, कॉफी की। पहले सर 10 और फिर 15। अब बात करते हैं चाय की। सर कॉफी की डिमांड अगर एक्स एक्सिस पे लिख दे कॉफी की डिमांड, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग कॉफी की डिमांड को, देखो कॉफी की प्राइस तो हमने वाई एक्सिस पे लिख दी ना मैंने। अब अगर मैं कॉफी की डिमांड एक्स एक्सिस पे भी लिख देता हूं तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। सुनो, लॉ ऑफ डिमांड जब अपन लोगों ने पढ़ा था तब हमने ये देखा था सर, एक गुड्स के प्राइस बढ़ने की वजह से उसी गुड्स की डिमांड कम होती है। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉफी का प्राइस और यहाँ हम लिखेंगे कॉफी की ही डिमांड। जहां पे ये डिनोट करेंगे कि कॉफी का प्राइस कम है तो कॉफी की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की ही डिमांड कम हो जाएगी। इसको कहते हैं प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स और लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद मैंने पढ़ा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था। सब किसको देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं कि सर अगर चाय टी नहीं हो तो कॉफी पी लो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब जैसा मजा कॉफी में आ रहा था वैसा ही चाय में। अब आप चाय की जगह कॉफी पे शिफ्ट क्यों हुए और कॉफी की जगह चाय पे शिफ्ट क्यों हुए। सर एक गुड्स की प्राइस बढ़ी तो हमने दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने कॉफी का क्या ले लिया, प्राइस ले लिया, तो क्या कॉफी की डिमांड ले सकते हो, क्यों, लॉ ऑफ डिमांड। तो हमें लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ना नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, डिमांड ऑफ टी, चाय की डिमांड। पहले थी 100 और अब हो गई 130। जब टी की डिमांड 100 थी तब कॉफी का प्राइस कितना था, 15। और जैसे ही कॉफी का प्राइस 15 से 20 हो गया, हुआ है ना 15 से 20, तो जैसे ही कॉफी का प्राइस 15 से 20 हुआ, लोगों ने क्या बोला कि हम लोग अब कॉफी नहीं पियेंगे, क्या पियेंगे, चाय, टी पियेंगे। तो सर कॉफी के प्राइस बढ़ने से डिमांड किसकी बढ़ी, टी की। तो यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप बनेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या कि सर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। तो कैसी रिलेशनशिप है इसमें, सब्स्टिट्यूट्स में, डायरेक्ट रिलेशन। किसका किससे डायरेक्ट रिलेशन है, सर कॉफी के प्राइस का टी की डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। कॉफी के प्राइस का टी की डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन है। सर टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, कहां से कहां हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है। लेफ्ट से हुई ना स्टार्ट, देखो 100 से 130 पे पहुंची तो लेफ्ट से राइट की तरफ हुई। क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग हुई, नहीं, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही। कुछ भी पूछ सकते, इसलिए मैंने फिर से क्लैरिफाई करा, शायद मैंने ही नहीं बताया था, मैंने इलास्टिसिटी के लिए छोड़ी थी ये चीज, बट अभी कर लो सारे, ठीक है। तो अपवर्ड्स है पहली बात, लेफ्ट टू राइट है। रीजन क्या है, सर कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से चाय की डिमांड बढ़ गई, ऐसा रियल लाइफ में होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो अपन ने ये जो ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ बनाया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अगर अपन सिर्फ चाय का ग्राफ बनाते, डिमांड ऑफ टी, तो फिर अपना ग्राफ कैसा बनता, ऐसा। और अगर कॉफी का बनाते तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया ना, देखो पक्का ब्लैंक फेसेस को दिखा रहे हो, आ रहा है ना समझ, चलो। अब ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात भी करी थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर, ऐसे गुड्स
जो दूसरे गुड्स के बिना कोई काम के नहीं है, जैसे पेट्रोल। सर कार में जब तक नहीं डालोगे तब तक कोई यूज में ही नहीं आएगा। और अगर आप पेट्रोल खरीद लोगे, आपके पास गाड़ी नहीं है कोई भी, तो पेट्रोल भी कोई काम का नहीं है। तो कोई भी ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना कोई यूज में नहीं आते। चाय पत्ती, भाई चाय पत्ती को जब तक आप चाय बनाने में यूज नहीं करोगे, चाय पत्ती से क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मेन काम क्या है? चाय बनाना ही है ना, टी बनाना है। तो ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे के बिना कोई काम के नहीं है, पेन और इंक। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने देखा था ये वाला ग्राफ। सर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो कार की डिमांड कम हो गई थी। ये देखो, एक ये और एक। सर जब पेट्रोल का प्राइस 60 था तब कार की डिमांड 200 यूनिट्स थी। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस 60 से सीधा 110 पहुंचा, लोगों ने कहा हम लोग कार नहीं चला पाएंगे, इसलिए लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ग्राफ बना के, तो एक तो ये ग्राफ बनता है, ये किसका ग्राफ है? प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ बनाए, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो एक जगह अपन को लेना पड़ेगा, देखो प्राइस किसका लेना चाहिए बताओ? कार का प्राइस क्यों लेना चाहिए और पेट्रोल का क्यों लेना चाहिए? पेट्रोल बढ़ रहा है और कार का क्यों नहीं ले सकते? कार का प्राइस तो सर कांस्टेंट है, क्या करेंगे कार का प्राइस लेकर? अगर कार का प्राइस लेना है तो ये देखो कांस्टेंट ही जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक जगह पेट्रोल का प्राइस देना पड़ेगा, ये है 60, हाँ, और ये 110। किसका है ये? पेट्रोल का प्राइस है ना, याद रखना, लिख लो भले। और एक जगह क्या लोगे सर? डिमांड। डिमांड हमेशा कहाँ आती है? एक्स एक्सिस पे, है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डिमांड ऑफ कार, पहले सर 160 लिख लो और फिर 200। 60 रुपए पे डिमांड थी 200 और 110 पे थी 160। देख लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब सर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशन। और ग्राफ कैसा जा रहा है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लेफ्ट टू राइट है। क्लियर? देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। ग्राफ स्टार्ट तो ऐसे ही होगा ना, हर ग्राफ नीचे ही जाता है। ऊपर कैसा ग्राफ जाता है? देखो ये ऊपर जाने का साइन होता है और ये नीचे आने का साइन। अल्टीमेटली देखा जाए तो नीचे ही आ रहा है ना, ये वाली लाइन तो ऊपर ही जाएगी कुछ भी हो, लेकिन ये जो लाइन है ले देकर ये नीचे ही आएगी, इसलिए। तो ऐसे तो ये भी बोल सकते हो तुम कि सर ये भी तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा और ये नीचे की तरफ। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू, कभी राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। हाँ अपन ने ये चीज पहले बना दी इसलिए तुमने राइट टू लेफ्ट सोचा, बट अदरवाइज देखोगे तो ये चीज नीचे ही आ रही है। ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा सकता है क्या? टकरा जाएगा इस लाइन से, समझ रहे हो? इसलिए लेफ्ट टू राइट। चलो डिस्पोजेबल इनकम में तो क्लियर था कैसी रिलेशनशिप है, लिख लिया ना सबने? कहीं ना कहीं लिख रहे हो ना, है ना, लिखते जाना कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप मेन है, ग्राफ कभी नहीं बनाने को आ सकता, है ना, इंटर में भी नहीं आएगा। चलो अब आ जाओ, ये यार कलर चेंज नहीं करना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो क्या होता है, आज के टाइम पे देखोगे तो हर चीज का एक ट्रेंड चलता है, हर चीज, क्लोथिंग हो, शूज हो, सोशल मीडिया हो, फूड्स हो, हर चीज का एक ट्रेंड होता है। मतलब एक समय होता है, एक टाइम होता है, जिस टाइम पे वो चीज भली अच्छी ना हो लेकिन बहुत चलती है। ठीक है, जैसे अभी करीबन 3-4 महीने पहले व्हाइट स्नीकर्स का बहुत ट्रेंड था, सब लोग व्हाइट कलर के जूते पहन रहे थे, है ना। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना वो एयरबड्स का, एयरपॉड्स का चल रहा है, और अभी ये चलेगा एक 2 साल, हाँ।
लॉकडाउन के टाइम पे लोग खाना बना रहे थे बहुत, तो वो खाना बनाने का ट्रेंड था जिसमें कॉफी वगैरह थी, है ना, उसका भी ट्रेंड चला था, घटिया सी चीजों कुछ, है ना, है ना, पिए किसी ने घटी नहीं, लेकिन अजीब सी नहीं थी वो बहुत, ठीक है। इसके पहले देखोगे तो आजकल तुम लोग देखते हो क्या ना, लोग है ना गाड़ी में मोबाइल ऑन करके डैशबोर्ड की स्टोरीज बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द ट्रेंड। लोग आजकल फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, ये भी ट्रेंड है। तो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब सर जो चीज इंसान की जुबान पे लग गई वो चीज वो भी कंज्यूम करने लगता है। अच्छा ये तो पहली चीज। दूसरी चीज सबसे मेन होती है अट्रैक्शन। अगर ये इंसान ने ये पहना है मतलब इसका ट्रेंड चल, मैं भी ये खरीद के, तो ये होता है अपने टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर, जिसको क्या कहते हैं, देखो तुम्हारी बुक में लिखा है बैंड वैगन इफेक्ट। हाँ देखो तुम्हें कौन सा पैराग्राफ है, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ पैराग्राफ में पहले मिल जाएगा। देखो जिसमें क्या लिखा है, बैंड वैगन इफेक्ट refers to the extent of which demand of a commodity increase due to the fact that others are also consuming the same commodity। सर जब सामने वाला भी वही चीज ले रहा है, अगर शर्मा जी का बेटा वो ले रहा है तो मुझे भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो मार्केट में मेरी, मार्केट या फिर सोसाइटी में मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो इसलिए मुझे भी वो गुड्स परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है स्नोब इफेक्ट। By snow effect, we refers to the extent of which demand of a consumer goods is decreased, owing to the fact that other are also consuming the same commodity। Snow effect क्या होता है, अगर सामने वाला वो खरीद रहा है तो ये चीज मैं नहीं खरीदूंगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है बैंड वैगन कि सर दूसरे को देखते देखते मैं भी वही खरीद लूं, इसको बैंड वैगन कहते हैं। अरे इसने ये पहना है मैं भी ये लेके आया, इसके पास ये वाली वॉच है मैं भी यही वॉच लूंगा, इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। दूसरे को देखकर सामान खरीदना, दूसरे को देखकर अपना स्वाद अपना टेस्ट बदलना। किसी रेस्टोरेंट में कब जाते हो, नाम नहीं पता था लेकिन दोस्त चला गया, अब तो मैं भी जाऊँ, आया समझ, इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। एक होता है स्नोब इफेक्ट, अच्छा ये वहां पे गया था अब तो आज के बाद मैं यहाँ जाऊंगा ही, इसको कहते हैं स्नोब इफेक्ट। अगर एक पर्सन कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो आप बोलोगे नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मतलब एक इंसान ने कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा दिया तो आपने उसका कंजम्पशन कम कर दिया, क्यों, क्योंकि वो यूज कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, मेरी वैल्यू कम हो सकती है। या फिर सेम हो जाएगा, होता है ना फैमिलीज में, उसने ये खरीद लिया तो मैं ये नहीं खरीद सकता, इसको क्या कहा जाता है, स्नोब इफेक्ट। फिफ्थ पैराग्राफ, बैंड वैगन इफेक्ट, जो उसने खरीदा है मैं भी वही खरीदूंगा। ऐसे चलते हैं ट्रेंड्स मार्केट। यूजुअली मार्केट में यूज होता है बैंड वैगन इफेक्ट, एक दूसरे को देखकर हम सामान खरीदते हैं। ऐसा बहुत कम सिनेरियो में होता है कि अगर उसने वो खरीदा है तो मैं ये नहीं खरीदूंगा, ऐसा बहुत कम होता है। तो देखो ये टॉपिक का कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि सर किसी भी गुड्स की डिमांड जो है वो मार्केट के टेस्ट पर, कस्टमर के टेस्ट पर और कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करती है। अगर कस्टमर को वो गुड्स पसंद आ गया तो वो गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा, और अगर वो गुड्स पसंद नहीं आया तो अगली बार कंज्यूम नहीं करेगा। किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, वहां की डिमांड कभी नहीं करूंगा, वहां के फूड की डिमांड। लेकिन अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया तो बार बार जाऊंगा। किसी दुकान पे कपड़े खरीदे, अच्छे लोगों का नेचर अच्छा लगा, वहां का प्राइसिंग कम थी, क्वालिटी अच्छी थी, बार बार वहां जाऊं। क्वालिटी बेकार थी कभी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आती है सर सड़ी से सड़ी चीज, जैसे फटी हुई जीन्स, है ना, जिसको बर्न आउट कहते हैं, बर्न आउट। वो कितनी भी फटी हुई हो, 2000 की भी होगी तो भी खरीदेंगे, क्यों, उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। आज फटी हुई है तो वो कचरे में जाती है, क्लियर, मतलब एक सीन सिनेरियो था कि लोगों की अगर पैंट गलती से ही फट गई तो वो डिजाइन बन जाता था। अब नहीं रहा ऐसा, वो चीज चली गई है ना, पीपल वांट टू बी सिंपल। मतलब अपनी एज ऐसी हो गई होगी, आई थिंक मेरी तो हो गई है, नहीं तो 18-19 तक तो मैंने भी पहनी है, 1-1.5 साल से मैं अभी नहीं पहन रहा, क्योंकि अब मैं इस प्रोफेशन में आ गया तो मैं पहन भी नहीं सकता ना, तुम्हें पता चलेगा मैं क्या क्या करता हूँ, तुम लोग बोलोगे यू आर द टीचर। चलो तो सीधी बात है, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक तो सर दूसरे को देखकर आते हैं, ठीक है, एक जो होता है वो हमारे टेस्ट पर डिपेंड करता है, पसंद आ गई तो लेंगे, और तीसरा नहीं पसंद आई तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर किसी भी चीज का ट्रेंड चल रहा है
अगर किसी भी चीज का ट्रेंड चल रहा है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, और अगर किसी चीज का ट्रेंड डाउन हो गया, किसी भी चीज का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस खत्म हो गई, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे आज अगर कोई मुझे व्हाइट कलर के स्नीकर्स 200 रुपए में भी दे देगा ना, मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन उस टाइम पे 2000 के भी बिक रहे थे तो मैं परचेज कर रहा था। क्यों? सर ट्रेंड में था, दूसरों को देख देख के जलन हो रही थी, तो मैंने कहा मैं भी खरीदूंगा, जस्ट बिकॉज वो पहना है तो मुझे भी पहनना। क्लियर? दिस इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसमें सर प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड अफेक्ट करेगी। सर फेसबुक पहले भी 0 रुपीज ले रहा था अकाउंट खोलने के, आज भी 1 भी रुपया नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी कल तक हम लोग फेसबुक बहुत यूज करते थे और आज बहुत कम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। क्यों? सर वो चीज लोगों के टेस्ट से चली गई। टेस्ट का मतलब सिर्फ खाने की चीज नहीं होती है ना, टेस्ट में अपनी क्लोथिंग भी होती है, हर चीज आपके टेस्ट में आती है। भाई मुझे फॉर्मल पसंद है तो ये मेरा टेस्ट है, किसी को कैजुअल्स पसंद है तो ये उसका टेस्ट है। क्लियर? तो टेस्ट का मतलब सिंपल क्या है कि सर जो भी चीज आपको पसंद है वो आपके टेस्ट में है, और जो भी चीज आपको पसंद नहीं है वो आपके टेस्ट में नहीं है। उसकी प्राइस कितनी भी कोई कम ज्यादा कर ले, आप कभी नहीं खरीदे। क्यों? सर टेस्ट में नहीं है, मार्केट के ट्रेंड में नहीं है ना। लोग अगर मुझे 50 रुपए की भी धोती देंगे मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे भाई इसका ट्रेंड बहुत साल पहले जा चुका है। लोग भाई आज पहनते हैं, जैसे भाई तुम सोचो ना, यहाँ पर अगर कोई इंसान धोती पहन के आएगा, पहले दिन तुम उसको ही देखते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत लोग पहनते हैं अपने आज भी, लेकिन सर इसका ट्रेंड ही नहीं बचा। अगर कोई फ्री में भी धोती देगा तो भी हम नहीं पहने। क्यों? ट्रेंड ही नहीं रहा। तो जिस चीज का मार्केट में ट्रेंड चलता है उस चीज की डिमांड बढ़ती है, जिस चीज का मार्केट में ट्रेंड खत्म हो जाता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। सर प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, फिर भी क्यों? क्योंकि सर टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गई है लोग। क्लियर? इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शायद ही कभी तुम लोगों से पूछ लें, और अगर पूछ लें तो क्या बोलोगे सर? अगर देखा जाए टेस्ट ऑफ, अगर सिर्फ डिमांड कर्व बनाना है तो इसका डिमांड कर्व ऐसा बनता है। पहले डिमांड थी 100, अब होगी 50। किसकी? व्हाइट स्नीकर्स की, है ना, व्हाइट शूज की। सर डिमांड कम क्यों हो गई? लोगों के टेस्ट से और लोगों की चॉइस, प्रेफरेंस मतलब चॉइस खत्म हो गई है। दे डोंट वांट टू परचेज मोर व्हाइट शूज, तो लोगों ने अब कुछ और पहनना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भले ही उस गुड्स की प्राइस में कोई चेंज ना हुआ हो, फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर भाई जिंदगी भर एक चीज थोड़ी खाता रहेगा, टेस्ट बदलेगा ना, इसलिए हर एक चीज पता है, हर एक चीज का टाइम आता है। इस जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी चीज ले लो, रेस्टोरेंट का भी एक टाइम रहता है जिसमें रेस्टोरेंट बिल्कुल सुपर डुपर चलता है, फिर वो धीरे धीरे डाउन में आने लगता है, मतलब डाउन नहीं होता, एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है कि अब वो नॉर्मली चलेगा। जैसे सागर गिरे, सागर गिरे अब बहुत नहीं चलता, लेकिन सिर्फ चलता है, इतना चलता है कि वो सबका खर्चा निकाल के अपनी जेबें भर, और मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जब वो नया नया आया था तो सागर गिरे पे बैठने की जगह नहीं। क्यों? उस टाइम उसका ट्रेंड था, और लिटरली भोपाल में सागर गिरे का ट्रेंड आज नहीं रहा। क्यों? सर कि जिंदगी भर एक ही सैंडविच खाएंगे नहीं, इस वजह से लोगों का टेस्ट बदल गया। सागर गिरे का भले ही प्राइस चेंज ना हुआ हो, फिर भी लोगों ने अपने टेस्ट से उस खाने को, उस प्रोडक्ट को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सर स्वाद बदलेगा ना, जिंदगी भर एक ही चीज थोड़ी खाएंगे, नमक थोड़ी। क्लियर? चलो अब देख लो, इसमें थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। The demand of a commodity also depend on taste and preference of the buyer and change over a period of time. सर टेस्ट और प्रेफरेंस पूरा का पूरा बायर के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात, और दूसरी बात वो समय के हिसाब से, टाइम टू टाइम के हिसाब से चेंज होता है। बारिश के मौसम में कुछ और चीज पसंद करोगे, ठंड के मौसम में कोई और कुछ खाना यूज पसंद करोगे, और गर्मियों के टाइम पे कुछ और चीज। क्लियर? जैसे भाई बारिश में हम लोग, या बात करें सर्दी में, तो कॉफी और टी ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन गर्मी होती है तो कोल्ड ड्रिंक और जूसेस ज्यादा प्रेफर करते हैं। टेस्ट बदल गया, सोच लो। वैसे ये सीजन और वेदर का पार्ट है। आगे, गुड्स विच आर मॉडर्न और मोर फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर ओल्ड डिजाइन और आउट ऑफ फैशन। सर जो गुड्स आपके आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ फैशन मतलब जो लोग अब पहनते नहीं है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो लिखना हो या समझ जाओगे आई थिंक। जो चीज आउट ऑफ फैशन है तुम लोग भी नहीं खरीदोगे, और जो चीज हाईली डिमांडेड है, ज्यादा फैशन में चल रही है, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा है।
आगे, कंज्यूमर में perceive a product as obsolete or discard it before fully utilized and then prefer another goods which is currently in fashion. क्या होता है ना सर, अभी मैंने एक शर्ट ली 2018 में, उसको मैं कब तक पहनूंगा, 19 20 21 19 20 तक तो पहनूंगा, 20 तक मैंने पहनी, वो शर्ट ऑब्सोलेट हो गई। ऑब्सोलेट मतलब वियर एंड टीयर, पड़ा है ना डेप्रिसिएशन में, मशीन क्या हो जाती है, वियर और टीयर होने लगती है, कपड़े भी सर खराब होने लगेंगे, रैशेज आने लगेंगे, फटने लगेंगे या कपड़ा खराब होने लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको फेंक दूंगा। क्या दूसरी बार फिर जाऊंगा कहीं भी शोरूम पे या दुकान पे, बोलूंगा वही वाली कलर की शर्ट दो और वैसी दो, नहीं सर, फिर मैं देखूंगा जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो खरीदूंगा। ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेना, कुछ नहीं है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, डिवाइसेस का, ठीक है, आजकल हर चीज स्मार्टफोन्स का ट्रेंड चल रहा है, कैमरे का ट्रेंड चल रहा है ना, ब्यूटी प्लस का ट्रेंड चल रहा है, इंसान बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, असली में शक्ल देखोगे तो देख के घबरा जाओगे, कैमरा में फोटो अच्छा होगा। आगे देखो, external effect on utility such as demonstration effect, bandwagon effect, Veblen effect and snow effect do play important roles in determining the demand of a product. देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, a term coined by जेम्स डिसनबेरी, इस पे टिक कर लो या मार्क कर लो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये टर्म कहां से आया था, जेम्स डिसनबेरी नाम का एक बंदा था, उसने लेकर आया होगा, इस टाइप से है, ठीक है, refers to a desire of people to emulate a consumption behavior of other. In other words, people buy and have things because they see others are able to have them. For example, individual demand for cell phone may affected by seeing the new model of cell phone for his neighbor's friend. तो although देखा जाए तो bandwagon effect are same as demonstration effect. क्या होता है, देखो demonstration का मतलब समझो, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले अपन लोगों ने क्या मांगा था, डेमो। तुमने एक डेमोन्स्ट्रेशन मांगा था कि जो चीज हम लोग खरीदना चाहते हैं ना, उस चीज का एक हिंट दे दो हमें। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है सर, ये मोबाइल में यूज कर रहा था अपनी छत पे बैठकर, एक बंदे ने मुझे देखा ये वाला मोबाइल यूज करते हुए, उसके अंदर से कुछ क्यूरियोसिटी हुई होगी, यार अच्छा फोन लग रहा है, मुझे भी खरीदना है, गया होगा, उसने सर्च करा होगा, अगर एबिलिटी होगी खरीदने की तो फटाक से खरीद कर ले जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सामने वाले ने मुझे डेमो दे दिया था कि ये फोन बहुत अच्छा है और मैंने जाके खरीद लिया, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। बैंडवैगन इफेक्ट, किसी दूसरे को देखते हो तो क्या सोचते हो, मैं भी खरीदूंगा, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ही, बट इन दोनों को इन लोगों ने अलग अलग लिया है। बैंडवैगन में यहाँ पे ये होता है कि भाई the effect refers to the extent to which demand of quantity increase due to fact that other are also consuming the same. यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उससे जलन हो रही थी, वहां पे तो आपने डेमो देखकर अच्छा ही देखकर गुड्स ले लिए, बट यहाँ पे आपको उसको देखा तो आपने सोचा अब तो मैं भी खरीदूंगा, दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। मतलब हम लोग वी आर क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर। आगे स्नोब इफेक्ट, सर उसने खरीद लिया तो मैं नहीं खरीदूंगा। क्लियर। होता है ना ऐसा, कभी देखा है तुम लोगों ने ऐसा किया है क्या कि उसने खरीदे तो मैंने नहीं खरीदा। शादी में एक कपड़े पहनते हो कभी, नहीं मेरे भाई ने वो खरीदे तो अब मुझे कुछ और ही पहनना पड़ेगा, नहीं तो पूरा परिवार एक ही कपड़े पहने, है ना, वो होता है ना भाई कि ग्रूम और वो ब्राइड का वो हो जाता है, तो एक ही एक कपड़े पहन सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज क्या बोलोगे, वो खरीदे तो मैं नहीं खरीदूंगी या मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ हाईली प्राइस गुड्स, सीधे इस पैराग्राफ का ना 6 में। हाईली प्राइस गुड्स आर consumed by status, seeing rich people to satisfy their needs for conspicuous consumption. Conspicuous goods कौन से गुड्स होते हैं, जो स्टेटस और सिंबल के लिए यूज होते हैं। दिस इज कॉल्ड वेल्बन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टन वेल्बन। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें इसके बता चुका हूं, ये पूछ सकते हैं कि भाई ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था ये किसके नाम से आया, तो ऊपर वो मार्क कर लिया था ना, है ना, और नीचे ये भी अपन को मार्क करना है कि सर वेल्बन इफेक्ट जो नाम है वो कहां से आया, तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, किसका नाम था उनका, थॉरिस्टन वेल्बन, उनकी जगह पे आया, मतलब उन्होंने ये नाम इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखो वेल्बन इफेक्ट होता क्या है, अगर ऑडी 25 लाख की है या 30, ऑडी 40 लाख की, 25 की मतलब 40 लाख की है, महंगी गाड़ी है 40 लाख की। देखो महंगी क्यों है ये समझो,
अगर एंडेवर देखोगे या फॉर्च्यूनर देखोगे, सबने सुना है एंडेवर फॉर्च्यूनर का नाम, आई थिंक वो गाड़ी भी 25-30 लाख की होती है, 30 लाख तक की तो मुझे पता है। तो वो गाड़ी पता है अमीरों की गाड़ी नहीं है। पता है क्यों? सर 30 लाख की गाड़ी है, सर्विस उतनी देगी। पीछे देखोगे तो 4 जने बैठेंगे, बीच में 4 आगे, है ना? यस, ऐसा ही होगा उसमें। कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं? फॉर्च्यूनर। एंडेवर देखोगे तो वहां पे भी सेम है, बड़ी गाड़ी है सर, बड़े पावर की, बड़ा इंजन, तो लगता है सर ठीक है। अगर लेकिन तुम लोग ऑडी को देखोगे या मर्सिडीज को देखोगे, 40 लाख की गाड़ी है सर, 1200 या 1600 सीसी का इंजन लगा है। अगर आप कंपेयर करोगे ना फॉर्च्यूनर से, तो फॉर्च्यूनर का इंजन उसका डबल है, लेकिन वो 40 की है और वो 35। तो इंसान क्या बोल रहा है, इतनी सर्विस नहीं भी मिलेगी तो भी 40 लाख की खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस गाड़ी से घूमूंगा ना तो मेरा स्टेटस दिखाई देगा, लोग कहेंगे कि मैं अमीर हूं। दिस इज कॉल्ड वेल्बन इफेक्ट। कि आप अगर किसी गुड्स को स्टेटस के लिए खरीदते हो, तो अगर उसका प्राइस बढ़ता है ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर भाई 40 लाख की मर्सिडीज 20 लाख की आ गई तो क्या होगा, दुनिया में एक 20 लाख की जो दूसरी गाड़ी खरीदता था वो भी मर्सिडीज खरीदेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार अब तो कोई भी खरीदता है, अब मैं नहीं खरीदूंगा ये गाड़ी। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड भी कम होती है। क्यों? ड्यू टू वेल्बन इफेक्ट। लिख लो, ठीक है? प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड घटेगी, ड्यू टू वेल्बन इफेक्ट। क्योंकि ये गुड्स कैसे होते हैं, स्टेटस और सिंबल वाले, ठीक है? अरे 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 अरे, क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, एक्सेप्शंस लिखा है ना? ओके, मैंने कंज्यूमर वो समझ लिया था, एक्सेप्शंस आ गया, ये एक्सपेक्टेशंस लिखा है। चलो चले आगे, समझ में आया पक्का? ठीक है, ये तीनों चीजें वर्ड्स क्लियर है पक्का? वेल्बन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्नोब इफेक्ट पे आ जाएगा, बोलेंगे बताओ स्नोब इफेक्ट के केस में डिमांड का क्या हो, वेल्बन इफेक्ट के केस में डिमांड का क्या। इस वजह से मैं एक एक पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, अदरवाइज टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो ऐसे ही खत्म हो गया था। जिसका टेस्ट होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसका टेस्ट होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, खत्म। चलो अब आओ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, ध्यान से सुनो। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, supply condition, etc. Income, current demand. If the consumer expect increase in future prices, increase in income and shortage in supply, the more quantity will be demanded. Example लिख लो, gold. गोल्ड जो आपने देखा होगा इन लॉकडाउन, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, पता है क्या हुआ था, 56,000 रुपीज था गोल्ड, ठीक है? अरे शांत, 56,000 था गोल्ड का प्राइस, ठीक है? मेरी कहानी तो सुन लो, बड़ा 659 तक। तो मेरे फ्रेंड के पास अराउंड 2 लाख रुपए आए थे एक जगह से, है ना, मतलब उसने काम करा था, 2 लाख रुपए आए थे। उसने कहा यार 2 लाख का गोल्ड बनवा लेता हूँ। तो अब क्या है, थोड़ा बहुत कमोडिटी मार्केट में मैं भी थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, तो मुझे जहां तक उम्मीद थी, तो मुझे ये उम्मीद थी कि गोल्ड 50 पे आके रुक जाएगा, इतनी उम्मीद थी कि 40 पे रुकेगा। 50 तक तो मैंने भी सोचा था कि इससे ज्यादा नहीं होगा, कम होगा रेट। मैंने कहा भाई गोल्ड 50 पे रुक, मत खरीद। उसने क्या करा, ये सोचकर कि सर फ्यूचर में शायद ये गोल्ड, पता है कहां, उसकी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, लिटरली रियल स्टोरी, कोई झूठ नहीं बोल, उसकी एक्सपेक्टेशन थी गोल्ड 80,000 पे जाकर। तो उसने पता क्या करा, पूरे 2 लाख का 40 ग्राम मतलब 4 तोला गोल्ड बनवा लिया, है ना, मतलब थोड़े बहुत पैसे और मिला दिए थे, 40 तोला गोल्ड बनवा लिया था। उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यही गोल्ड आगे जाके 80,000 का हो जाएगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुनार थे, मतलब जो गोल्ड स्मिथ थे, वो सब लोग क्या कह रहे थे कि गोल्ड बहुत कमी पड़ रही है, गोल्ड पे टैक्स ज्यादा लगने लगेगा, इस वजह से गोल्ड का प्राइस और आगे जाएगा, तो यही सही टाइम है गोल्ड खरीदने का। अरे भाई वो दुकानदार है यार, अपनी दुकान का सामान बेचने के लिए तो वो रूमर्स फैलाएगा ही ना, वो रूमर्स फैला रहा था ऐसे। वो मेरा फ्रेंड पूरा रूमर्स पे आ गया। मुझे लगा था कहीं ना कहीं तक कि हाँ भाई 60 तक तो जाएगा, 65 तक भी जाएगा, 80 बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार 50 तक थम जाएगा, बाद में मत खरीद, बट उसने खरीद लिया। आज यही गोल्ड जो उसने 56 का खरीदा था वो कितने का हो गया, 40 का। क्यों खरीदा था उसने 56 का? जस्ट बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग
कि फ्यूचर में वो 56,000 का 56,000 का गोल्ड 80,000 पे पहुंच जाएगा। तो कभी कभी प्राइस जब इंक्रीज होता है तो लोग गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। उनको लगता है फ्यूचर में दाम कहीं और ना बढ़ जाए, तो इट इज बेटर कि आज खरीद लो। जैसे कल मैंने देवयानी कंपनी है, ठीक है, देवयानी इंडस्ट्रीज, मैंने उसके 150 शेयर्स खरीदे, ठीक है, 100 रुपए अराउंड का एक शेयर था। उसके शेयर रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, देवयानी इंडस्ट्री के रोज 1-1 रुपए 2-2 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी मैंने खरीद लिए। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसी कि फ्यूचर में उसका प्राइस 200-250 पे जा सकता है। देवयानी इंडस्ट्री वो कंपनी है जो इंडिया में KFC, पिज्जा हट, है ना, इन सब की फ्रेंचाइजी थी। क्लियर? अभी अभी रिसेंटली उसने अपना IPO लॉन्च किया। सॉरी, इंडिया में फ्रेंचाइजी मतलब जैसे क्या होता है, स्टारबक्स कोई टाटा का थोड़ी है, इंडिया में टाटा चलाता है। रेंज रोवर टाटा की थोड़ी है, इंडिया में टाटा लेता है। ये देवयानी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम किसी भी गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। तो इससे अच्छा है आज भर के रख लो। लोग प्याज के साथ बहुत ऐसा करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई किसी मौसम में प्याज बहुत महंगी हो जाती है, इसी मौसम में होती है शायद, है ना। तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक बना बना के, मतलब हमने हमारे घर में देखा है कि एक आधा कमरा भर दिया लोगों ने प्याज से, क्योंकि जब तक हमारी ज्वाइंट फैमिली थी तो बहुत प्याज खाते थे ये लोग, तो आधा कमरे में प्याज भरी हुई बदबू ही बदबू फैल रही है। लेकिन क्यों मम्मी ऐसा क्यों करा? कि लग रहा फ्यूचर में मतलब 3-4 दिन बाद या महीने भर बाद उसका 5 रुपए किलो जो लिए वो 50 रुपए केजी हो सकती है, और अब क्या पता ऐसा ना हो। तो फ्यूचर में प्राइस ना बढ़ जाए, इस वजह से हम गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इन प्राइस। तो उससे हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है सर, भले ही प्राइस कांस्टेंट रहे तब भी हम लोग गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। रीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, चलो आया, समझ आया ना? चले आगे, चलो, है ना। एग्जाम्पल में गोल्ड लिख सकते हो। गोल्ड का प्राइस 60 था, लोगों ने उसकी डिमांड ज्यादा करी, ठीक है। अब गोल्ड का प्राइस 40 आ गया है, जिन जिन ने डिमांड करी ना सब रो रहे हैं। चलो अब आ जाओ, लास्ट अदर फैक्टर्स दिए हैं। अदर फैक्टर्स जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बिकॉज दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है सर साइज ऑफ पॉपुलेशन। Generally, a larger size of population of a country or a region would larger the number of buyers and quantity demand in the market, the higher will be the price. The opposite in case when the population is less. सर जिस कंट्री में, जिस देश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे किसी भी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कम होगी वहां पे गुड्स की डिमांड भी कम होगी भाई, कम होगी। अगर मान लो इंडिया में क्या होता है, सुनो, हर देश इंडिया को, चाइना को, पाकिस्तान को, है ना, और अमेरिका को, ये 3-4 जगह जाके बिजनेस क्यों करना चाहता है हर देश? क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में तो 102 करोड़ 10 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ पे ये लोग नहीं खाएंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज इंडिया में ले जाओगे तो 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ में से 10 करोड़ तो खाएगी, अगर 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो खाएगी ना। तो ये डिफरेंस है। तो जो हो रहा है, जर्मनी से कंपनियां आ रही हैं, फ्रांस से, इटली से कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही है इंडिया, क्यों पाकिस्तान, क्यों चाइना जा रही हैं? क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा लोग हैं, कोई भी गुड्स निकाल लो, कचड़ा भी निकाल लो तो वो भी बिकेगा। सर 1 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग हैं, कोई तो एक तो पागल बन जाएगा ना 130 में से। सो जहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां गुड्स की डिमांड भी ज्यादा होती है, और जहां पॉपुलेशन कम होती है वहां गुड्स की डिमांड भी कम होती है। क्लियर? आ गया समझ, है ना। किसी भी कंट्रीज को देख लेना आप, जो कंट्री अपने देश में प्रोडक्ट बना रही, खुद का प्रोडक्ट, वो वहां पे इतना नहीं बिक रहा जितना हमारे इंडिया में बिक रहा है। क्यों सर? इंडिया में पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है, और दूसरी कंट्रीज में कितनी है भाई? इजराइल का वैक्सीनेशन कब हो चुका था कंप्लीट? अप्रैल मई में इजराइल का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका। क्यों हो गया सर? इजराइल की पॉपुलेशन 10 करोड़ भी नहीं है, इंडिया का 10% भी इजराइल नहीं है, मान लो। यूएसए का को वैक्सीनेशन पूरा हो गया, कितनी पॉपुलेशन है? 40 करोड़, अपनी उसकी 3 गुना ज्यादा। तो देखा जाए तो अपने यहाँ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है, चलो अब आगे आओ।
एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है ना सर, इंसान की एज के ऊपर गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है। जैसे इंडिया में अभी किस टाइप के लोग ज्यादा है, सबसे यूथ अपने यहाँ सबसे बड़ा है, यंग पॉपुलेशन 18 से 40 साल की उम्र के सबसे ज्यादा लोग दुनिया में इंडिया में। चाइना में लोग बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा जो लोग हैं वो बूढ़े हैं, है ना। अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में लोग बूढ़े हो चुके हैं। तो सबसे अच्छा यूथ, सबसे बड़ा यूथ पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। तो इंडिया में यूथ वाली जो चीजें हैं, जैसे कार्स, एक्सपेंसिव गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, ठीक है, लिकर्स, है ना, अल्कोहल और जो भी सिगरेट, मतलब जितने भी एक्सपेंसिव चीजें हैं या जो भी बोला जाए हाई क्वालिटी हाई डिमांडेड चीजें, वो इंडिया में ज्यादा चलती हैं। क्यों सर? यहाँ का पॉपुलेशन ऐसी, ठीक है। जैसे भाई किसी कोई एक एरिया है, मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पे एक गांव है, मान लो एक गांव है जहाँ पे 2000 लोग रहते हैं टोटल, कुल मिला 2000 जनसंख्या है, 2000 पॉपुलेशन एक गांव की। यहाँ पे सर 150 लोग जो हैं, 200 लोग जो हैं, 200 लोग जो हैं ये हैं 20 साल से 50 साल के, और बाकी जो 1800 लोग हैं उनकी एज पता है कितनी है? 1 साल से 7 साल तक या 1 साल से 5 साल तक। तो यहाँ पे जो बेबीज के लिए चीजें यूज होती हैं, ठीक है, जैसे डाइपर्स हो गए, है ना, पाउडर्स हो गए, कॉस्मेटिक हो गया, वो ज्यादा यूज हो एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। क्यों सर? यहाँ पे पॉपुलेशन किस टाइप की है, एज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, बच्चे ज्यादा है, तो उस टाइप की चीजें यहाँ पे ज्यादा डिमांडेड होंगी। क्लियर? आया समझ? अब नेक्स्ट देखो, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये एक एरिया है जिसको कहा जाता है स्लम एरिया, ठीक है, बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। अब ये गरीब लोग जो हैं, ये लोग वीट तो खाते होंगे, लेकिन वीट की डिमांड थोड़ी सी कम करते हैं। ये लोग गोल्ड तो खरीदते होंगे, बहुत कम खरीदते हैं। ये लोग मोबाइल भी खरीदते होंगे, बहुत कम खरीदते हैं। सोफा लेते होंगे, बहुत कम लेते। मतलब सर इंसान की या देश की नेशनल इनकम के ऊपर भी उसकी डिमांड डिपेंड करती है। कोई कंट्री ऐसी देखो जिस कंट्री में पैसा ही नहीं है, जिम्बाब्वे टाइप हुई, है ना, तो सर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो लोग चीजों की डिमांड ज्यादा नहीं करते। इंडिया में लोग देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत है, तो इंडिया में चीजों की डिमांड बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर जिम्बाब्वे हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, तो यहाँ पे गुड्स की डिमांड कम है। क्यों सर? देश की नेशनल इनकम इतनी कम है। नेशनल इनकम समझ रहे हो ना, लोगों ने कुल मिला के कितना पैसा कमाया, वो होती है नेशनल इनकम। सर अगर ज्यादा पैसा कमाया होगा तो डिमांड हर गुड्स की ज्यादा रखें, और कम पैसा कमाते होंगे तो कम डिमांड रखेंगे। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट, इसको अच्छे से पढ़ लो। और यार लेट हो गए पता है। अच्छा एक काम करते हैं, ये दो बात में करते हैं क्योंकि 9:30 पार हो चुके और दूसरी क्लास साइड लाइन में लगती है मेरे चक्कर में, दूसरी क्लास